हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो है ब्रीथ वाला चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। लगता है कि मैंने आपको ब्रीथ में जो है प्रमेय नंबर 1 तक बताया था। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो बगल में दिखाई दे रहे लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। चलिए तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्यामिति ब्रीथ से रिलेटेड ज्यामिति है, उसका प्रमेय नंबर 2 को देखते हैं। प्रमेय नंबर 1 तक हमने आपको बता दिया था। आइए हम लोग समझते हैं प्रमेय नंबर 2। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला का नाम है साधारण प्रतिज्ञा। अब हम लोग समझेंगे साधारण प्रतिज्ञा में हम लोग क्या लिखते हैं, उसके कथन को लिखते हैं। इसका कथन क्या है? प्रमेय नंबर 2 साधारण प्रतिज्ञा लिखे आप तो डर दीजिएगा। याद आइए हम लिख देते साधारण प्रतिज्ञा। किसी बाह्य बिंदु से, आप भी लिखिएगा साथ साथ है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दोनों की लंबाई आपस में बराबर होती है। ये था आपका क्या साधारण प्रतिज्ञा। अब हम लोग समझते हैं इसके बाद में विशेष प्रतिज्ञा। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद समझते हैं बाबू विशेष प्रतिज्ञा क्या है। साधारण प्रतिज्ञा में हम लोग कथन को लिखते हैं। विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग कथन द्वारा, कथन के मुताबिक हम लोग फोटो बनाते हैं और फोटो बना के उसको क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। ध्यान से पढ़ के देखिएगा। कहता है किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर, यह मेरा वृत्त है, जब वृत्त होगा तो कहूं न कहूं सेंटर होगा ना। ये मेरा क्या है, यह मेरा कहता है कि बाह्य बिंदु है। देखिए इससे हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। यह मेरा स्पर्श रेखा है, इसको नाम देंगे यहाँ पर ए। एक और स्पर्श रेखा खींचेंगे, ऐसा हमने खींच के पहले भी दिखाया है, इसका नाम देंगे यहाँ पर बी। और यहाँ से बताइए, यहाँ से इसको हमने सेंटर से इसको ऐसे मिला दिया, यहाँ से हमने सेंटर को ऐसे मिला दिया। इसका मतलब कि यह मेरा क्या है, रचना है, यह मेरा कंस्ट्रक्शन है। यहाँ तो 90 होगा ना बाबू। काहे 90 होगा? मैंने आपको पिछला वीडियो में ही बताया था कि त्रिज्या जो है स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ में 90 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं पीए तथा पीबी दोनों की लंबाई आपस में बराबर होती है। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। वृत्त की त्रिज्या को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, आर से। ये था आपको विशेष प्रतिज्ञा। आइए हम इसको भाषा बनाते हैं। भाषा कैसे बनाएंगे, ध्यान से बोर्ड पर देखते जाइएगा। माना कि COR कोई क्या है बाबू, कोई वृत्त है जिस पर ध्यान से बोर्ड पर देखते जाइए बाबू, जिस पर बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं यदि PA तथा PB हो, PA तथा क्या हो बाबू, PA तथा PB हो, तो सिद्ध करना है कि PA बराबर PB। शायद आप समझ गए होंगे। सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा हमने लिखा, किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। विशेष प्रतिज्ञा हमने फोटो बनाया, जो भी आपको डॉट से रोक रहा है वो आपका रचना में है। अब माना कि COR समझते हैं सर्किल ऑफ OR, मतलब एक वृत्त है जिसका सेंटर O है तथा रेडियस क्या है, R है। कोई वृत्त है जिस पर बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई है, तो सिद्ध करना है कि PA बराबर PB। अब हम समझते हैं रचना। रचना क्या है बाबू इसका,
रचना है कि वृत्त के केंद्र O से A, P तथा C को मिलाया। वृत्त के, ध्यान से देखिएगा आप लोग, वृत्त के केंद्र कहां से, O से A, P तथा किसको, तथा B को क्या किया बाबू, B को हमने मिलाया। सही बात है, यहाँ तक आपको किसी प्रकार का परेशानी नहीं होना चाहिए। अब चाहिएगा तो यहाँ से वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा या उसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग परिमाण में काम करेंगे। ध्यान से बोर्ड पर सब लोग समझिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा सब लोग। परिमाण में कथन को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। आइए अब हम लोग परिमाण में काम करने जा रहे हैं। क्या आपको ट्रायंगल PAO लौक रहा है, PBO लौक रहा है? यह दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम करेंगे। क्या यह कोण 90 है, क्या यह कोण 90 काहे 90 है? ये स्पर्श, PB आपका क्या है, स्पर्श रेखा है, OB आपका क्या है, त्रिज्या है। तब जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। या कह सकते हैं कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ में लंब होती है, मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान से बोर्ड पर समझिएगा, ई आपका 90 है, ई आपका क्या है, 90 है, और 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं। ये आपका कर्ण है, ये कर्ण दोनों में शामिल है। ये वृत्त की त्रिज्या है। आप जानते हैं कि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। एगो समकोण मिला, एगो कर्ण मिला, एगो भुजा मिला, तो RHS से आइए हम आराम से करने जा रहे हैं, दोनों को सर्वांगसम कर देंगे। आइए ट्रायंगल PAO तथा काम करने जा रहे हैं ट्रायंगल PBO में। यह दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ऊपरी वाला, ट्रायंगल नीचे वाला, यह भी आपका एक ट्रायंगल है, यह भी आपका एक ट्रायंगल है। यह दोनों ट्रायंगल में बाबू देखिए, ध्यान से देखिए, बोर्ड पर काम करने जा रहे हैं। दोनों को सर्वांगसम करने का प्रयास करेंगे। सर्वांगसम करने का 5 कसौटी है, याद होगा आप लोग को। उसमें से जो मिल जाएगा उससे हम इसको सर्वांगसम कर देंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, चूंकि हम लिखेंगे क्या कि PA तथा PB, PA तथा PB क्या है बाबू, PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं। सही बात है ना, PA तथा PB क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। तथा OA एंड OB क्या है, OA एंड OB कहता है कि त्रिज्याएं हैं। क्या है, त्रिज्याएं हैं। तब जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। इसलिए आराम से हम कह सकते हैं कि OA हमारा लंब है कहाँ, PA पर। एंड भी कह सकते हैं कि OB मेरा लंब है कहाँ, PB पर। कह सकते हैं ना। चलिए, जब लंब है इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोण मेरे पास में PAO, कोण PAO बराबर कोण PBO बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। और क्या मिला उसके बाद में, और बताइए क्या PO बराबर PO है C in B। C in B कहने का मतलब कॉमन इन बोथ, मतलब कि दोनों में क्या है, शामिल है। और क्या मिला, एक और मिला है आपको, उसका नाम क्या है, OA बराबर OB बराबर R। दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो एक समकोण मिला, एक कर्ण मिला, एक भुजा मिला। इसलिए आराम से हम कह सकते हैं कहां से, RHS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से ट्रायंगल मेरे पास में हो गया PAO सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल PBO। और जब दोनों सर्वांगसम हो ही जाएगा तो आराम से हम यह भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि PAO अर्थात मेरे पास में PA बराबर PB है। आराम से कह दिया जाएगा कि PA बराबर PB। यही हमको सिद्ध करके दिखाना था। जितना इसका लंबाई होगा उतना ही इसका लंबाई होगा। ये आपको क्या करके दिखाना था बाबू, ये आपको प्रूव करके दिखाना था। उतना ही नहीं, यह कोण बराबर भी यह कोण होगा। काहे कि यह कोण थीटा, तो यह कोण थीटा। जहां भी ऐसा फोटो मिलता है आपको, और यह कोण बराबर भी यह कोण होगा, यह कोण बीटा, तो यह कोण बीटा। मतलब कि पूरा कोण यदि आपको 80 दिया है, यह कोण 40, तो यह कोण 40। ये पूरा कोण यदि आपको 100 दिया है, यह कोण 50 दिया, यह कोण 50। दिमाग में रखिएगा, ऐसा कभी ऑब्जेक्टिव जो है पूछ देता है। ये था आपका प्रमेय नंबर दूसरा। यदि आप इसको उतार लीजिएगा, कहीं जो है किसी प्रकार का परेशानी नहीं है। आइए हम लोग आगे काम करते हैं। ध्यान से बोर्ड पे देखिए।
अब इसका थोड़ा सा हम लोग एक एप्लीकेशन देखते हैं, इस थ्योरम का थोड़ा सा यूज हम लोग देखते हैं। एक निष्कर्ष हम निकालने जा रहे हैं, ध्यान से बोर्ड पे सब लोग समझिए। एक निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं, उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी थ्योरम का यूज है क्या कि यदि जो है आपके पास में कोई चतुर्भुज दिया है, ऐसे कैसे चतुर्भुज है, उसको बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। चतुर्भुज दिया है, ऐसे चतुर्भुज है, कैसे चतुर्भुज है, उसके अंदर से वृत्त गुजरा है ऐसा, ठीक है। देखने पूरा गोल नहीं है, नाम है ए बी सी और डी, और इसका कहूँ ना कहूँ तो केंद्र होगा। कहाँ कहाँ टच करता है, पी पर टच करता है, क्यू पे टच करता है, आर पे टच करता है और एस पे टच करता है। मैं थोड़ा सा प्रमेय नंबर 2 का एप्लीकेशन दिखाना चाहता हूँ। एक चतुर्भुज के अंदर में क्या है, अंतःवृत्त है। अंतःवृत्त हम लोग तब कहेंगे जब यह वृत्त चतुर्भुज के चारों भुजा को टच करेगा, ठीक है। तो क्या यह वृत्त चारों भुजा को टच कर रहा है, कहाँ कहाँ टच करता है, पी पर, क्यू पर, आर पर, कहाँ, एस पर टच करता है। देखिए अब कुछ निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं, यहाँ से ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। इस टाइप के फोटोज में आपको निष्कर्ष निकाल के दूंगा जो आपको मैथमेटिक्स बनाने में आगे काम देगा। ध्यान से समझने का प्रयास। कोई भी चतुर्भुज हो, किसी भी चतुर्भुज के अंदर में यदि कोई अंतःवृत्त है जो उसकी प्रत्येक भुजा को टच कर रहा है, तब यहाँ से कंडीशन आएगा। क्या समझने का प्रयास कीजिएगा सब लोग। क्या ये बाह्य बिंदु है, बिल्कुल बाह्य बिंदु है। ये बाह्य बिंदु है तो क्या एपी तथा एस क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। तो क्या यह दोनों की लंबाई बराबर होगी, ये दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी। चलिए लिखेंगे बाह्य बिंदु किसके लिए, ध्यान से बोर्ड पर समझिएगा सब लोग। बाह्य बिंदु ए के लिए, बाह्य बिंदु ए के लिए हम काम करने जा रहे हैं। समझिएगा, हम कह सकते हैं कि एपी जितना होगा उतना क्या होगा, एस होगा। जितना एपी होगा उतना क्या होगा, एस होगा। इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 1। एवं देखिएगा फिर हम काम करेंगे बाह्य बिंदु किसके लिए, बाह्य बिंदु हम काम करेंगे अब बी के लिए। क्या बी आपका बाह्य बिंदु है, बी बिल्कुल आपका बाह्य बिंदु है। तब बताइए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या ये जब बाह्य बिंदु है तो यह भी स्पर्श रेखा है, यह भी स्पर्श रेखा है, दोनों की लंबाई बराबर होगी। आराम से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पी बी बराबर बी क्यू। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। अरे भाई ये मेरा बाह्य बिंदु है, यह दोनों स्पर्श रेखा है, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा के लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर। अभी देख लिखाए हैं। एवं देखिए फिर हम काम करने जा रहे हैं बाह्य बिंदु किसके लिए, बाह्य बिंदु सी के लिए हम काम करने जा रहे हैं। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। बाह्य बिंदु हम सी के लिए काम करने जा रहे हैं, तो आराम से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जितना मेरा जो है, जितना मेरा सी आर होगा उतना मेरा क्या होगा, उतना मेरा क्यू सी होगा। बिल्कुल सही बात है। तो कह सकते हैं कि सी आर बराबर क्या होगा, क्यू सी। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। क्योंकि यह बाह्य बिंदु है, इससे दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। अब एक बात और देखिए, मतलब कि चारों शीर्ष बाह्य बिंदु है। आप देखिए काम करेंगे एक बार और, बाह्य बिंदु किसके लिए, बाह्य बिंदु काम करेंगे हम डी के लिए। समझने का प्रयास कीजिएगा। बाह्य बिंदु जब डी के लिए हम काम करेंगे तो लिख सकते हैं डी आर जितना होगा उतना क्या होगा, डी एस। जितना जो बाह्य बिंदु डी है, ये भी बाह्य बिंदु है, ये भी बाह्य बिंदु है, ये भी बाह्य बिंदु, ये भी बाह्य बिंदु है। जितना डी आर उतना क्या होगा, डी एस। दोनों क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, तो बन जाएगा मेरे पास में डी आर बराबर क्या हो जाएगा, डी एस। कह देंगे इसको समीकरण नंबर क्या, समीकरण नंबर 4। अब थोड़ा सा समीकरण 1 2 3 4 को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए कुछ नया निष्कर्ष आ गया यहाँ से, पुनः दोनों को जोड़ते हैं, चारों समीकरण को, एक नया निष्कर्ष निकलेगा जो आगे आपको काम देगा। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण कहाँ से, 4 से। जब भी हम लोग दो समीकरण को जोड़ते हैं, बाबू सबको पता है, जब भी दो समीकरण को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए,
जब भी हम लोग करते हैं तो एलएचएस के साथ में एलएचएस और आरएचएस के साथ में आरएचएस। चलिए एलएचएस सबको लिख देते हैं, तो एपी प्लस पीबी प्लस सीआर प्लस डीआर बराबर उन्हें क्या है एएस प्लस बीक्यू प्लस क्यूसी प्लस क्या है डीएस है। सही बात है। आगे थोड़ा समझिएगा, एपी प्लस पीबी तो रहा है एपी प्लस पीबी क्या हो जाएगा एपी प्लस पीबी क्या हो जाएगा मेरे पास में एबी प्लस सीआर प्लस डीआर क्या हो जाएगा डीसी बन जाएगा मेरे पास में डीसी बराबर एएस प्लस एसडी है एएस प्लस ई माने एएस को और डीएस को जोड़ेंगे, एएस को और डीएस को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा एडी बन जाएगा मेरे पास में एडी प्लस बीक्यू प्लस क्यूसी कहते हैं बीक्यू प्लस क्यूसी बन जाएगा क्या बन जाएगा मेरे पास में क्या चीज बीसी। इसलिए आराम से हम कह सकते हैं कि एबी प्लस डीसी बराबर एडी प्लस पीसी। मतलब यहाँ से एक निष्कर्ष यही निकला कि यदि किसी चतुर्भुज के अंदर अंतःवृत्त हो, यदि किसी यहाँ से निष्कर्ष निकला हमारा कि यदि किसी, ध्यान से बोर्ड पर समझिएगा ये आपको काम देगा, यदि किसी चतुर्भुज, बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है, यदि किसी चतुर्भुज के अंदर क्या हो, चतुर्भुज के अंदर अंतःवृत्त हो तो चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का योगफल आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं, सम्मुख कौची बाबू सम्मुख भुजाओं का योग क्या होता है, सम्मुख भुजाओं का योग क्या होता है बराबर होता है। इस बात को भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, यदि ऐसा कहीं भी मिल जाएगा तब उसके सम्मुख भुजाओं का योगफल आपस में आप बराबर कर सकते हैं। चाहे कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे सम चतुर्भुज हो, चाहे समलंब चतुर्भुज, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। बिल्कुल इसको जल्दी छापिएगा या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आइए हम लोग एक और थ्योरम है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। वो है आपका थ्योरम नंबर के मान तीसरा है। आइए हम लोग उसको भी समझते हैं। उसको आप समझ गए होंगे, हम समझ रहे हैं कि आपको क्लियर होगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। एकदम कॉपी किताब लेके आप साथ में बैठिएगा, कहानी नहीं है तो इसको देखिएगा नहीं, इनकी फिल्म देखते हैं जैसे वीडियो में वैसे देखिए, कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, रिवीजन करना है तब आप देख सकते हैं, लेकिन जब पढ़ना है, सीखना है, तब कॉपी किताब को एकदम साथे लेके बैठिएगा। कॉपी कलम, लगता है कि हम क्लास में है। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो है हमारी बात को समझ सके, हमारी बात को सुन सके, नहीं तो ऐसे देखने से कुछ फायदा नहीं होगा आपको। आइए बाबू हम लोग अब काम करते हैं। प्रमेय नंबर तीसरा, साधारण प्रतिज्ञा क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखिएगा, मैं साधारण प्रतिज्ञा को लिख रहा हूं। किसी भी वृत्त के स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाती है, वही कोण वह जीवा वृत्त के एकांतर खंड में भी बनाती है। आपको समझने में परेशानी हो रहा होगा। किसी भी वृत्त के स्पर्श बिंदु से
खींची गई जीवा स्पर्श रेखा के साथ में जो कोण बनाती है वही कोण वह जीवा वृत्त के एकांतर खंड में भी बनाती है। मतलब कि जीवा स्पर्श यदि स्पर्श बिंदु से जीवा खींचा जाएगा तो स्पर्श रेखा के साथ में जितना कोण बनाएगा वह जीवा उतना ही कोण वृत्त के एकांतर खंड में भी बनाएगा। कैसे? थोड़ा सा फोटो को समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लिया जाए ये मेरा क्या है? वृत्त है। यह मेरा क्या है? वृत्त का केंद्र है। ये देखिए स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं। स्पर्श रेखा है, ये आपका क्या है बाबू? स्पर्श बिंदु है। यहाँ पर नाम देंगे ए, यहाँ पर नाम देंगे बी। किसी भी वृत्त के स्पर्श बिंदु से, क्या स्पर्श बिंदु है, से खींचा गया जीवा, क्या यह जीवा है? जीवा का नाम देंगे हम यहाँ पर देंगे क्यू। पी क्यू मेरा जीवा जो खींचा गया है वो स्पर्श बिंदु से खींचा गया है। तो यह स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा स्पर्श रेखा के साथ में जो कोण बनाता है वही कोण कहता है कि यह वृत्त के एकांतर खंड में भी बनाता है। मतलब कि एकांतर खंड कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, आराम से समझ रहे हैं। एकांतर खंड कहने का मतलब इस खंड को छोड़कर दूसरा खंड में भी, मतलब कि जितना कोण हमारा ई वाला होगा उतना ही कोण हमारा ई वाला भी होगा। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मतलब कि यह कोण यदि थीटा होगा, यह कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। फिर से देखिए भाषा बनाते हैं। किसी भी वृत्त में स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा स्पर्श रेखा के साथ में जितना कोण बनाता है उतना ही कोण यह जीवा जो है वृत्त के एकांतर खंड में भी बनाता है। मतलब कि दूसरा खंड में भी बनाता है। मतलब यह कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। आइए थोड़ा सा इसमें हम एक रचना बना देते हैं। चलिए अब हम आइए विशेष प्रतिज्ञा में काम करें। आप कुछ नाम दे दीजिए। यहाँ पर नाम देते हैं क्या? आप। आइए अब हम लोग काम करते हैं विशेष प्रतिज्ञा में। समझने का प्रयास कीजिएगा। ये भी बहुत अच्छा थ्योरम है। विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे क्या विशेष प्रतिज्ञा में? माना कि COR कोई क्या है? COR कोई वृत्त है, कोई वृत्त है जिसके P बिंदु पर AB, भाषा बनावे पड़ेगा, AB स्पर्श रेखा खींची गई है। P है बाबू, स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि जीवा PQ द्वारा स्पर्श रेखा के साथ, जीवा PQ द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बना कोण क्या है? QPB हो एवं एकांतर खंड में बना कोण क्या है? PRQ हो तो सिद्ध करना है कि कोण QPB बराबर कोण क्या? PRQ। ये हमको PT करके दिखाना है। मैंने सिर्फ भाषा बनाया है बाबू, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। इस सबसे पहले आपका साधारण प्रतिज्ञा है। किसी भी वृत्त के स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा स्पर्श रेखा के साथ में जो कोण बनाती है वही कोण वह जीवा वृत्त के एकांतर खंड में भी बनाती है। मैंने आपको समझा दिया है। माना कि COR सर्किल ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R वाला कोई वृत्त है जिसके P बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई है। बिल्कुल क्लियर है। यदि जीवा PQ द्वारा स्पर्श रेखा के साथ में बनाया गया कोण QPB हो तथा एकांतर खंड में बनाया गया कोण PRQ हो तो सिद्ध करना है कि QPB और PRQ दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये था आपका विशेष प्रतिज्ञा। अब थोड़ा सा रचना को समझते हैं। रचना क्या है? ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। रचना
ये आपका रचना है, ये आपका क्या है विशेष प्रतिज्ञा, ये क्या है सदांतर प्रतिज्ञा। रचना में क्या किया कुछ नहीं, वृत्त के केंद्र O से हमने P को भी मिला दिया और Q को भी मिला दिया। वृत्त के केंद्र O से P तथा Q को क्या किया है मिलाया, ये था आपका रचना। वृत्त के केंद्र O से P तथा Q को मिलाया। आइए थोड़ा सा हम लोग प्रमाण में इस कथन को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। वीडियो रोक कर आप इसको आराम से जो है पॉज करके उतार लीजिएगा, बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आइए अब हम लोग समझते हैं थोड़ा कैसे सिद्ध होगा। ध्यान से बोर्ड पे सब कुछ देखिएगा। ये लगता है कि 90 है, काहे 90 है बता सकते हैं कोई? काहे 90 है बाबू? ये स्पर्श रेखा है सर, ये केंद्र से आया गया है, ये आपका क्या है त्रिज्या है, ये आपका क्या है त्रिज्या है ना। तो त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है, तो आपको क्या है लंब है। चलिए इस कोण को हम थीटा मानते हैं। यदि हम इस कोण को थीटा माने और इस कोण को भी थीटा ला के दिखा देंगे तो मियाँ जो हदिया सिद्ध हो जाएगा ना, बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। चलिए सबसे पहले जो है पुनः प्रमाण में काम करते हैं बाबू। आइए प्रमाण में काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है कि कोण QPB बराबर थीटा माना और इसको भी थीटा ला के दिखा देंगे तो सिद्ध हो जाएगा। जब यहू थीटे या यहू थीटे तो क्या दोनों बराबर ना है का? एकदम बराबर है। आइए बोर्ड पर देखिएगा सब लोग ध्यान से। अब देखिए अब यहाँ से हम काम करने जा रहे हैं, सब तो समझिएगा थोड़ा सा। एवं चूंकि बताइए AB मेरा क्या है स्पर्श रेखा है, या कह सकते हैं कि P स्पर्श बिंदु तथा OP क्या है बाबू? OP त्रिज्या है। इसलिए आराम से कह सकते हैं कि OP जो है लंब होगा कहाँ AB पर। ये बात कहना पड़ेगा कि काहे लंब है, चूंकि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है? इसलिए हम यह भी कह सकते हैं जब लंब है तो OPB का मान कितना 90 डिग्री। कह सकते हैं कि OPB का मान क्या हो जाएगा, ये पूरा जो है यहाँ पर लंब है तो 90 डिग्री होगा। आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ध्यान समझिएगा। OPB में लगता है कि दो कोण बनता है, एक कोण E है और एक कोण कौन है E है, मतलब कि OPQ लिख सकते हैं OPQ आप प्लस कोण क्या हो जाएगा QPB बराबर 90 डिग्री। आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हो जाएगा OPQ प्लस इसको लगता है कि थीटा माने है ना, इसका मान रख दिया जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से हम निकाल देते हैं कोण OPQ बराबर हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा। ध्यान से बोर्ड पर समझिएगा, इसको हमने 90 माइनस थीटा निकाल दिया। पुनः थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ट्रायंगल देखिए हम काम करने जा रहे हैं। ट्रायंगल OPQ में लगता है कि OP बराबर OQ है, बराबर क्या है वृत्त की त्रिज्या है। तो किसी भी त्रिभुज में जानते हैं कि यदि दो को भुजा बराबर है तब उसका सामने का दोनों कोण भी क्या क्या होगा बराबर होगा। किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो जितना कोण मेरा E वाला होगा उतना ही कोण मेरा E वाला होगा। I वाला कोण है 90 माइनस थीटा, यही कोण होगा 90 माइनस थीटा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण OPQ बराबर कोण होगा OQP और इसका मान आपके पास में क्या है 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा OQP। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि कोण OQP बराबर भी हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा। यहाँ से मान रख दिए, इसको आप फर्स्ट भी कह सकते हैं। यहाँ से हमने मान रख दिया है। ये बात कहाँ से लिखा है, ये बात लिखा है बाबू चूंकि समीकरण फर्स्ट से हमने OPQ का मान निकाला है 90 माइनस थीटा, इसलिए OQP का भी मान हो जाएगा आपके पास में 90 माइनस थीटा। यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए थोड़ा सा हम लोग ऊपर काम करते हैं, यहाँ काम करते हैं। चलिए यही थोड़ा सा जगह मेरा खाली है, पुनः अब इसी त्रिभुज में हम काम करेंगे, पुनः नहीं एवं करके काम चला लेंगे। इसी ट्रायंगल देखिए यहाँ के बाद यहाँ आ रहा है, एवं इसी ट्रायंगल में काम करेंगे। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का जो फल 180 डिग्री, इसी में काम करने जा रहे हैं कि कोण OPQ प्लस कोण OQP प्लस कोण POQ
क्यू बराबर 180 डिग्री। अरे बाबू यह कोण प्लस यह कोण प्लस यह कोण बराबर 180। यह कोण का मान निकाला है 90 माइनस थीटा, यह कोण का मान निकाला है 90 माइनस थीटा, तो क्या तीनों के जोड़ेंगे तो जोड़फल का मान 180 डिग्री। आइए इसका मान रख देते हैं 90 माइनस थीटा, अब प्लस हो जाएगा 90 माइनस थीटा, अब प्लस हो जाएगा कोण POQ, अब बराबर 180 डिग्री। लगता है बाबू इससे ये लगता है कि कट जाएगा, जब कोण घट जाएगा ना तो बचेगा -2 थीटा, -2 थीटा प्लस कोण हो जाएगा POQ बराबर हो जाएगा क्या 0। जब पूरा कट जाएगा 90 90 180 कोने घटवे करता, ठीक है। अब 2 थीटा कोने भेज देते हैं, बन जाएगा मेरे पास में या कोण POQ बराबर 2 थीटा। इसलिए आराम से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कोण POQ का मान मेरे पास में इसका मान आ गया 2 थीटा। अब देखिए थोड़ा सा एक लाइन और है, अब नाउ माने अब एक ही चाप, क्या ये आपको चाप लग रहा है? ऐसा क्लास आप तो सीखे होंगे, एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर भी कोण बनता है और उसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर भी कोण बनता है, तो केंद्र पर का कोण दुगना होता है और परिधि पर का कोण क्या होता है? आधा होता है। तो लिखेंगे कि चाप PQ, चाप है बाबू कि चाप PQ द्वारा केंद्र पर बना कोण का मान क्या है? POQ, बना कोण POQ तथा परिधि पर बना कोण। देखिए चाप PQ द्वारा केंद्र पर बना कोण POQ तथा परिधि पर बना कोण क्या है? परिधि पर बना कोण का मान है PR है बाबू, RQ है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि केंद्र पर का कोण दुगना होता है और परिधि पर का कोण क्या होता है? आधा होता है। लिख सकते हैं कि कोण POQ बराबर 2 कोण क्या हो जाएगा? 2 कोण हो जाएगा PRQ, मतलब कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना हो, इसका मान क्या है? 2 थीटा है, बराबर 2 कोण क्या हो जाएगा? PRQ, 2 से 2 कट जाएगा। इसलिए मेरे पास आ गया कि कोण PRQ बराबर क्या आ गया? थीटा। उसका मतलब कि यह कोण का मान क्या आ गया? थीटा। अतः आराम से हम कह देंगे कि कोण जितना मेरा क्या है, जितना QPB है उतना ही कोण मेरे पास में PR, उतना ही मेरे पास में PR क्या है? Q है। ये आपको क्या करना था? ये आपको प्रूव करना था। शायद आप समझ गए होंगे। ये था आपको प्रमेय नंबर 3। और ये वृत्त जो आपको 10th क्लास के ज्यामिति का जो वृत्त चैप्टर था उसका भी थ्योरी आपको खत्म हो गया। अब आप जो है एक्सरसाइज खुद भी जाके घरे बना सकते हैं। फिर हम जो है इसका NCERT का सॉल्यूशन करेंगे। जब भी हमको मौका मिलेगा तो आपको हम सॉल्यूशन करके देंगे। आप ध्यान से मेरे वीडियो को देखिएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूर से जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।